चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज से शुरू करेंगे भारत का संविधान। तो भारत का संविधान एक दिन के विकास की कहानी नहीं है। किसी भी चीज अन्य चीजों की तरह भारत का संविधान भी सैकड़ों वर्षों में विकसित हुआ है और इस विकास की कहानी तब से शुरू होती है जब से अंग्रेज भारत आए। यानी कि 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध से जैसे ही उन्होंने भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनानी शुरू की, तो जाहिर सी बात है एक शासक सदैव अपने हित के लिए नियम बनाएगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिया है। क्रमशः 1781, 84, 86 धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते चार्टर एक्ट आए, 1909 का अधिनियम आया, फिर 1919 और अंत में 1935 का अधिनियम आया। और 1935 के अधिनियम से भारत का संविधान काफी हद तक प्रभावित है। तो अब हमें यह देखना है कि अंग्रेजों ने तो अब तक अपने हित के लिए कार्य किया था, क्या भारत में भी एक स्वतंत्र संविधान की मांग उठी, यानी कि उस संविधान सभा की मांग उठी जो संविधान को बनाए। तो यदि हम देखें तो सबसे पहले रांची में स्वराज पार्टी ने सन 1934 में यह मांग की थी। यद्यपि उसी वर्ष कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे एम.एन. राय, बड़े नेता थे, उन्होंने भी यह मांग की और कांग्रेस ने भी उसी साल पटना अधिवेशन में मई 1934 में यह मांग की। ध्यान रहे, सबसे पहले जो मांग की वो मांग की स्वराज पार्टी ने। यानी कि अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की, तो वहां पर उत्तर स्वराज पार्टी होगा, कांग्रेस पार्टी नहीं होगा। लेकिन यदि यह प्रश्न आ जाए कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की, तो वहां पर एम.एन. राय होगा। ठीक है, तो 1934 में स्वराज पार्टी ने मांग की, 1934 में एम.एन. राय ने मांग की और 1934 में ही कांग्रेस ने भी मांग की। अब कांग्रेस चूंकि प्रमुख पार्टी थी, इसलिए उसने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में भी इस चीज की मांग की और इसे ही 1937 और 38 के अधिवेशन में दोहराया। लेकिन यह तो एक मांग थी। जब तक इस मांग की पूर्ति नहीं हो जाती तो इसका कोई औचित्य नहीं होता। तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी बनी कि अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग लेने के लिए भारत में क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन इस मिशन को मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा गया भारत में। अब ये जो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था, इसमें जो सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। तो ध्यान रहे, अगर प्रश्न ये आ जाए कि भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इन 3 नाम तो दिए होंगे, एक और कोई नाम दिया होगा, तो आप लगाएंगे पैथिक लॉरेंस। ध्यान रहे, इसके पहले जो क्रिप्स मिशन आया था वो किसके नेतृत्व में आया था, कौन था उसमें? स्टैफर्ड क्रिप्स थे। खैर ये इतिहास की बात है, फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए जानना जरूरी है। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया उससे सब भारत में जो भी राजनीतिक दल थे काफी हद तक संतुष्ट थे। तो इस कैबिनेट मिशन के सुझावों के अनुसार ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। तो उस समय जो सलाह दी गई कैबिनेट मिशन के द्वारा वो दी गई कि
लगभग 389 सीट होनी चाहिए। कितनी सीट्स होनी चाहिए? वो सीट्स होनी चाहिए 389 सीट्स पूरे भारत भर में। ध्यान रहे, ये अविभाजित भारत की बात हो रही है। 389 सीट्स उन्होंने कहा। 389 सीट्स में अंग्रेजी राज्यों के लिए कितनी? 296 और देशी राजाओं के लिए कितनी? 93। तो जो अविभाजित भारत, यानी कि इसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आ जाएगा, भारत तो आएगा ही आएगा, उसके लिए उसने 389 सीटों की व्यवस्था दी, जिसमें से 296 अंग्रेजी साम्राज्य में और 93 देशी राजाओं के लिए। इस अंग्रेजी राज्य के लिए भी उसने दो तरह से बंटवारा हुआ। उसमें 292 सीट्स गवर्नरों के प्रांत के लिए और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत के लिए सीट्स थी। 4 सीट्स मुख्य आयुक्त के प्रांत के लिए और 292 गवर्नर्स के प्रांत के लिए। 11 प्रांत थे गवर्नर के और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत थे। और आप ये देख रहे हैं कि 93 सीट्स देशी राजाओं के लिए तो थी ही थी। 292 सीट्स 11 गवर्नरों के प्रांत के लिए थी। तो ये जो 11 गवर्नर के प्रांत थे, ये पूछे जा सकते हैं, बड़े आसान भी हैं। उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते थे और मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश और काफी एग्जैक्ट नहीं लेकिन थोड़ा सा अलग, उसको कहते थे मध्य प्रांत। तो आप देखें, उत्तर प्रदेश से लें आप संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उसके बाद बिहार, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद बंगाल, उसके बाद असम। ठीक है, कितने हो गए? 6 हो गए। अब हम इधर आ जाएं तो पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 9 हो गए और नीचे हो गए बॉम्बे और मद्रास। ये 11 गवर्नर के प्रांत थे। इसी तरह 4 मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा और चौथा था कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो इस तरह ये जो विभाजन था वो विभाजन हो गया। तो अगर अब प्रश्न इसमें से क्या बन सकते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार अविभाजित भारत में कितनी सीटें थी? तो आप क्या लगाएंगे? 389 सीट्स। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि अविभाजित भारत में ब्रिटिश राज्यों के लिए कैबिनेट मिशन द्वारा कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो वो होंगी 296। अब अगर यह प्रश्न आ जाए कि कैबिनेट मिशन द्वारा अविभाजित भारत के लिए देशी राजाओं को आवंटित की गई सीटें थी, वो हो जाएंगी 93। ठीक है, तो इस प्रकार 389 का विभाजन हुआ 296, 93, फिर 296 का विभाजन हुआ 292 और 4 में। अब एक यहां जो प्रश्न उठता है कि आखिर कैबिनेट मिशन ने किस आधार पर 389 सीट्स दे दी थी? वास्तव में उस समय लगभग हमारे देश की जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास थी। एग्जैक्ट, चूंकि एग्जैक्ट अभी भी नहीं बताया जा सकता, होती तो है जनगणना, लेकिन एग्जैक्ट कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक अंदाज लगाया गया कि उस समय होती थी, जनगणना होती थी। तो 389 सीट्स का मतलब है कि हर 10 लाख, मोटे तौर पर हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। अगर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट देने का विचार किया गया, तो अब एक यहां प्रश्न ये उठ जाता है कि कई देशी राज्य तो ऐसे थे जो बहुत छोटे छोटे थे, कई हजार की जनसंख्या थी उनकी, कुछ की लाखों में थी, लाख में थी, तब उनके लिए सीट का विभाजन कैसे होगा? तो वहां पर व्यवस्था यह की गई कि अगर छोटे छोटे जो देशी राज्य थे, उनकी अगर 6 राज्य हैं, 7 राज्य हैं, उनकी कुल मिलाकर 10 लाख जनसंख्या हो जाती है, तो उनको एक सीट आवंटित की गई। तो इस तरह 93 सीट्स दी गई, यानी कि 4, 5, 6, 8 जितने भी राज्य, देशी राज्य हैं, उनकी जनसंख्या 10 लाख हो गई, तो उन 8 राज्यों को मिलाकर, देशी राज्यों को मिलाकर एक सीट उनको दे दी गई। वो देशी राजा, 8 राजा आपस में मिलकर एक व्यक्ति को भेजे, नामांकित करे। ठीक है, तो
पहली बात तो ये, पहला जो बिंदु बनता है वो ये कि ये वाला बिंदु बनता है जो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा बिंदु ये बता दिया आपको कि उसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दी गई। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि कैबिनेट मिशन द्वारा कितने लाख की जनसंख्या पर सीट आवंटित की गई थी, उसमें आ जाए 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, तो आप 10 लाख की जनसंख्या पर लगा दीजिएगा, प्रश्न सही हो जाएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब एक और बिंदु है, बिंदु यह है कि चूंकि उस समय जो स्थिति थी उसके अनुसार मुस्लिमों को भी संतुष्ट करना था, तो जो कैबिनेट मिशन था उसने 3 प्रमुख समुदायों को ध्यान में रखा, मुस्लिम, सिख और सामान्य। 3 भागों में बांटा गया। कितने में बांटा गया? 3 भागों में। तो ये जो 296 सीट्स थी इसमें भी विभाजन कर दिया गया। 296 सीट्स में 213 213 सीट दी गई सामान्य वर्ग को। किसको दी गई? सामान्य को। 79 दी गई किसको? मुस्लिम को। और 4 सीट्स दी गई किसको? सिख को। तो 79 और 4 83 और 213 296। तो उस समय कैबिनेट मिशन ने विभाजन कर दिया 3 मतदाताओं में, यानी कि मुस्लिम, सिख और सामान्य में, इसको बांट दिया गया। अच्छा, एक और बिंदु रह जाता है, वो बताने वाला है, और इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो लोग तो आप लोग तो कर ही लेंगे, समझ जाएंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सामान्य वर्ग को कितनी सीट्स मिली थी? 213। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार मुस्लिम को कितनी सीट्स मिलेगी? 79। और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सिख को कितनी सीटें मिली थी? 4। और एक और क्वेश्चन यहां बन जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार समुदाय को कितने वर्ग में बांटा गया था? 3। कहीं पर 5 हो, 6 हो, 4 हो, 3 हो, तो 3 में लगाइए। किन में बांटा गया था? अगर आ जाए सामान्य, मुस्लिम और सिख, तो इसी में लगाया जाएगा, इसके अलावा किसी दूसरे में नहीं लगाया जाएगा। अगर आ जाए हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो ना। पारसी, हिंदू, मुस्लिम, ना। किस में लगाया जाएगा? सामान्य, मुस्लिम और सिख में, इसी में लगाया जाएगा, और ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, या जो नियर बाई ऑप्शन हो उसमें लगाइए आप, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि सभी लोगों को, यानी कि सामान्य, मुस्लिम और सिख में सभी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था। 1935 का जो अधिनियम था उसके अनुसार वोटिंग राइट्स दिए गए थे, मतदान का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के अनुसार शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर मतदान का अधिकार दिया गया था। वो आगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। तो शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर जो मतदान का अधिकार दिया गया था उसके अनुसार ही लोग मतदान कर सकते थे। अब यहां पर एक बात और समझनी है, वो ये समझनी है कि यहां पर जो केंद्रीय विधायिका थी, यहां पर हम लोग इस केंद्रीय विधायिका की बात कर रहे हैं जिसको आज आप लोग संसद कहते हैं। तो केंद्रीय विधायिका में प्रत्यक्ष मतदान नहीं होता था जैसा आजकल आप लोग सांसद के लिए करते हैं ना, ऐसा नहीं था। यहां एकल संक्रमणीय मत के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार मतदान होना था, यानी कि कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर जिन लोगों को मतदान का अधिकार मिला था वो राज्य की विधायिका के लिए सदस्यों को चुनते थे, और राज्य की विधायिका के सदस्य केंद्रीय विधायिका के सदस्यों को चुनते थे। तो इस प्रकार ये प्रत्यक्ष मतदान नहीं होता था, अप्रत्यक्ष मतदान होता था, और एकल संक्रमणीय मत के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता था।
ये ध्यान रखिएगा कि किस पद्धति के अनुसार होता था। अगर आ जाए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किस पद्धति से मतदान हुआ था, संविधान सभा किस आधार पर चुनी गई थी, तो आप लिखेंगे एकल संक्रमणीय मत के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही होगा आपका ये उत्तर। और यहां पर और कुछ देखने वाला है जो मैंने बताया आपको कि हाँ, अगर यह प्रश्न आ जाए कि क्या केंद्रीय विधायिका के लिए प्रत्यक्ष मतदान होता था, तो उसमें अगर हो कि हां, नहीं, है भी, नहीं भी, नहीं ना, उत्तर होगा प्रत्यक्ष मतदान नहीं होता था, यानी अप्रत्यक्ष मतदान होता था। ठीक है, तो इस प्रकार जो केंद्रीय विधायिका थी वो आंशिक रूप से चयनित थी, यानी कि आंशिक चयन भी विकल्प में आ सकता है, तो आंशिक रूप से चयनित और आंशिक रूप से नाम निर्दिष्ट, यानी कि ये जो 93 सदस्य हैं इन्हें राजा लोग चुन के भेजेंगे, तो आंशिक रूप से नाम निर्देशित है, वो नाम निर्दिष्ट करते तभी तो आएंगे। तो आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नाम निर्दिष्ट। ठीक है, तो मेरे विचार से कि आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, कुछ और चर्चा है उसको फिर करते हैं अभी।